आदाब नाजरीन, इंतखाबी जंग में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। सियासी जमातें पहले महाज के लिए कमर कस रही हैं। पहले मरहले के लिए कुछ जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। एमआईएम ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अब अन्न संकल्प ले लिया है। तो वहीं वजीर आला योगी ने समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी की छवि रखने वाले लोगों को टिकट देने का इल्जाम लगाया। वहीं जेडीयू ने बिहार में अपनी इत्तेहादी बीजेपी का यूपी में साथ छोड़ दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं पहले मरहले के लिए अब मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल करना शुरू कर दिया है। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी में लीडरों के आने जाने का सिलसिला जारी है। किसान लीडर तेजेंद्र सिंह अर्क ने एसपी सरबराह अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आजाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर से मुताल्लिक सवाल पर अखिलेश ने कहा कि वो 2 सीटों पर तैयार थे और पता नहीं कहां से उन्होंने दिल्ली बात की, वो बदल गए। उनका मजीद कहना था कि भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें। इस मौके पर अखिलेश ने किसानों से मुताल्लिक कई ऐलानात भी किए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों पर मुकदमा किया गया है वो वापस आ जाएंगे और मुतासरा किसानों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का मंशूर आएगा, लेकिन किसानों के एमएसपी और गन्ने की अदायगी 15 दिन में हो जाएगी। 300 यूनिट किसानों को मुफ्त बिजली और इंश्योरेंस देंगे। अखिलेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी का मंशूर इस बार बीजेपी के मंशूर के बाद आएगा। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी बताए कि यूपी में कितने स्मार्ट सिटी तैयार हैं। अखिलेश ने कहा कि आखिरकार हुकूमत किसानों के सामने झुक गई, लेकिन इस दौरान तकरीबन 700 किसान शहीद हो गए। अखिलेश ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने वोट के लिए तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को हटाने का समाजवादी पार्टी ने अहद लिया है। अखिलेश ने वहां मौजूद तमाम लोगों से बीजेपी को हराने और हटाने की अपील की। अखिलेश और दीगर लीडरों ने हाथ में खाना लेकर बीजेपी को हराने का अहद लिया। तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन्य संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों
पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हराएंगे और हटाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने कोविड अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया। एक सवाल के जवाब में योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हुकूमत ने गुंडों के जहनों में खौफ पैदा किया। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा सामने आ गया है। कैराना, बुलंदशहर से लेकर लोनी तक एसपी के चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं। से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि उनकी जमात यूपी असेंबली इंतखाबात में पूरी ताकत झोंक देगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवैसी ने कहा कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर चुकी है और जल्द ही दीगर मरहलों के चुनाव के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के तहत इन पार्टी तशहीरी मुहिम में भी चलाएगी। सेकुलर वोट काटने के इल्जामात का सामना कर रहे असद अवैसी ने इस मौके पर कहा कि नाम निहाद सेकुलर जमातें नजरियाती और शौरी एतबार से दिवालियापन का शिकार हो चुकी हैं। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है, तो डर किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। हाँ, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिज़िकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में एमआईएम पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं। ये बुखलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाते। यूपी के लिए एमआईएम ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। दूसरी फहरिस्त 8 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। गाजियाबाद जिले की साहबाबाद असेंबली सीट से पंडित मनमोहन झा उर्फ गामा को एमआईएम ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसमें मुजफ्फरनगर जिले की 2 असेंबली सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अली और सरथावल से ताहिर अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया। जिला फर्रुखाबाद के भोजपुर असेंबली सीट से तालिब सिद्दीकी, जिला झांसी की झांसी सदर सीट से सादिक अली, अयोध्या की रदौली असेंबली सीट से शेर अफगान, बरेली की वतरी चैनपुर सीट से तौफीक प्रधान को
और बलरामपुर जिले की अथरोला असेंबली सीट से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को एमआईएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने गाजियाबाद के साहिबाबाद असेंबली हलके से हिंदू उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा गामा को मैदान में उतारा। मनमोहन झा इससे कबल समाजवादी पार्टी में कई ओहदों पर रह चुके हैं। मनमोहन झा ने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि वो सरमायादारों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि 22 साल समाजवादी पार्टी की खिदमत की लेकिन हक नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आइन को मानते हैं, उनके बारे में गलत कहा जाता है कि वो मुस्लिम पार्टी के लीडर हैं। मुझ जैसे ब्राह्मण हिंदू को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। मनमोहन झा से बातचीत की हमारे नुमाइंदे रोहित ने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से उम्मीदवार बनाया है पंडित मनमोहन झा गामा को साहिबा विधानसभा से। मनमोहन जी, आपको उम्मीदवार चुना गया है, किस तरह आप जीतेंगे? देखिए, जीत और हार तो जनता तय करती है, लेकिन मैं और मेरा पूरा परिवार, सगा संबंधी, रिश्तेदार आजीवन ऋणी रहेगा ओवैसी साहब का। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, वह मुस्लिम पार्टी मानी जाती है और अभी जो उनकी लिस्ट आई है उसमें सभी उम्मीदवार मुस्लिम हैं। आप पहले उम्मीदवार हैं जो एक हिंदू हैं, एक ब्राह्मण हैं। नहीं, देखिए, बहन जी भी जब आई थी तो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार की बात करती थी। आज वो ब्राह्मणों को कहते हैं हाथी नहीं, ये गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो देखिए, राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन भारत का कानून चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से। और अगर राजनीतिक पार्टी ये गलत है ओवैसी साहब की, तो चुनाव आयोग रद्द क्यों नहीं करता? सरकारें बंद क्यों नहीं करती इस पार्टी को? बैन क्यों? अगर बैन भी लगा है इस हिंदुस्तान में तो आरएसएस जैसे संगठनों पे लगा है वो जिनके लोग आज शासन कर रहे हैं। फिर भी आप पहले प्रत्याशी हैं। देखिए, वो तो कारवा चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अब आने वाला जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश की सरकार ओवैसी साहब के बगैर नहीं बनने जा रहा है। साहिबाबाद विधानसभा में कैसे जीत दर्ज करेंगे? कितने मतदाता आपके साथ रहेंगे? पार्टी का भी कोई वर्चस्व नहीं है। साहिबाबाद, देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैथिली ब्राह्मण हूं, और साहिबाबाद में बिहार और पूर्वांचल की मतदाताओं की संख्या आधी आबादी है, 5 लाख है। और हमारे मुसलमान भाई जिन्हें हमेशा हर पार्टी ने सिर्फ वोट के लिए यूज किया और भाजपा के नाम पर डरा डरा कर मुसलमानों को सिर्फ वोट लेने का काम किया, आज मुसलमानों की आवाज अगर कोई बन रहा है, मुसलमान के दर्द को कोई महसूस करेगा और कर रहा है, तो वो ओवैसी साहब का सिपाही ये गामा करेगा। निश्चित रूप से साहिबाबाद का एक एक मुसलमान का बच्चा ओवैसी साहब के सिपाही को जिताने का काम करेगा। बिहार और पूर्वांचल और सर्व समाज, मैं कभी जात की राजनीति नहीं किया, क्योंकि मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। प्रदेश और समाज और देश की सेवा करना चाहता हूं, यही हमारा लक्ष्य है। और निश्चित रूप से साहिबाबाद की जनता, गरीब नेता को चुनकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लखनऊ के विधानसभा में भेजेगी। तो ये थे पंडित मनमोहन झा गामा, जिन्हें एआईएमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है साहिबाबाद विधानसभा से। यही कहना है कि हम जीत दर्ज करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी ने पहले ये कार्य किया है कि मुझे टिकट दिया है, और ये पहले प्रत्याशी हैं जो हिंदू प्रत्याशी हैं और इन्हें ये टिकट दिया गया है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। कानपुर की आर्यनगर असेंबली सीट, जहां तकरीबन 3 लाख वोटर हैं, यहां से 2017 के असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी ने जीत हासिल की थी। अगर हम 2022 असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों की बात करें तो यहां एमआईएम अपनी जीत का दावा कर रही है। दरअसल यहां से एमआईएम के दिलदार गाजी को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस ने प्रमोद जायसवाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी आर्यनगर असेंबली सीट पर हमेशा ब्राह्मण और बनिया उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारती है। एमआईएम दावा कर रही है कि आर्यनगर में तकरीबन 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं और दिलदार गाजी वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं, इसलिए इनकी जीत यकीनी है। आर्यनगर से हम लोग को पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, पूरी की पूरी उम्मीदें। आप पूछेंगे आप कैसी उम्मीद दिखाई दे रही है? आर्यनगर का जो समीकरण है हमारा, 1,19,000 समथिंग वोट हमारे आर्यनगर में है, और जिसमें दलित समाज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है।
और बहुत से हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आंकड़े लगा रहे हैं कि हिंदू, मुसलमान, बनिया, ब्राह्मण, कायस्थ, इन सबको रोजी, कपड़ा, मकान चाहिए, जो आम आदमी पार्टी का वादा है। हम देंगे। फ़ायदा हमको मिल रहा है। यहाँ पे 1 लाख से ऊपर 1,19,000 करीब मुस्लिम है, बाकी बैकवर्ड है, एससी समाज है, हर तरह जाति है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हम लोगों को पूरी तरीके से मिल रहा है। इकलौते हम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कैंडिडेट। देखिए, समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी जी यहाँ से हैं और वही दोबारा भी जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी पे ही मुस्लिम पूरा आर नगर विधानसभा का विश्वास करता है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। कहीं MIM वगैरह नहीं चलेगी, ओवैसी वगैरह कहीं नहीं चलेंगे, वो जहां थे वहीं चलेंगे। कानपुर की आर नगर विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीद जाग गई है। दरअसल यहां पर 1,19,000 मुस्लिम वोटर है, जो परसेंटेज के हिसाब से तकरीबन 42% है। आर नगर में जिस तरह से वोटों के आंकड़े हैं, उसको देखकर दूसरे दल भी कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा शायद MIM को मिल सकता है, जिससे अब ये देखना होगा कि आर नगर विधानसभा से 42% मुस्लिम वोटर किसको सपोर्ट करते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। इलेक्शन में जाने से पहले सभी सियासी जमातें अपनी पॉलिसी के मुताबिक सियासी मंशूर जारी करती हैं, लेकिन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश ने तालिब इल्मों के मुतालबात को लेकर सभी सियासी जमातों के लिए अपना स्टूडेंट मैनिफेस्टो जारी किया। मेरठ में SIO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके अपना स्टूडेंट मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें तालिब इल्मों की तालीमी ज़रूरत, बेरोज़गारी, इमदाद और सरकारी मुलाजिमतों में खाली नशिस्तों पर तकर्रुरी जैसे मुतालबात शामिल हैं। ये एक छात्र घोषणा पत्र स्टूडेंट मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो SIO UP की जानिब से है, और इसका मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स और यूथ के जो इश्यूज़ हैं, उनको जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको दरकिनार ना करें, बल्कि हम ये मुतालबा करते हैं कि अपने अपने एजेंडे में सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे इस एजेंडे को शामिल करें अपने एजेंडे में। हमने अपने इश्यूज़ को 6 उसमें डिवाइड किया है, जैसे एजुकेशन का है, एनवायरनमेंट का है, यूथ इशू है। जैसे एजुकेशन पे है, हम देखेंगे कि आज की जो है हिंदुस्तान में जो GDP का जो शेयर है एजुकेशन पर, वो सिर्फ 3.6% है। हम ये डिमांड करते हैं कि इसको बढ़ाकर कम से कम 8% किया जाए। इसी तरह से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें जो आर्टिकल नंबर 25 है, उसको यकीनी बनाया जाए, वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित ना रहे। उसी के साथ साथ जो यूथ इशू है वो ये है कि अगर हम सर्वे करेंगे तो ये पाएंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही तकरीबन 4 लाख वैकेंसी खाली है। हम ये डिमांड करते हैं कि उसको बहुत जल्द भराया जाए, और जब तक उसको भरने का वक्त है तब तक एक बेरोजगारी भत्ता जो है वो छात्रों को दिया जाए। इसी के साथ एक इशू एक हमारा ये भी है कि जो रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, उसका माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है। हम ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ पर आइंदा कोई भी जो हमले हो रहे हैं, उसमें वहाँ के पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाए। डिमांड करते हैं कि रोहित एक्ट को भी लागू किया जाए। इसी के साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो रिलीजन कन्वर्जन बिल है जो अभी आया है, हम वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। हम ये डिमांड करते हैं उसको जो है फौरन ही निरस्त किया जाए। गाजियाबाद के साहबाबाद असेंबली सीट से मौजूदा बीजेपी MLA सुनील शर्मा, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर मौका दिया, आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी के उम्मीदवार सुनील शर्मा ने कहा कि मुकाबले में हमसे आगे कोई नहीं है और 65% वोट हासिल करके एक बार फिर जीतेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार सुधांशु मित्तल ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वह गाजियाबाद की शहरी असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके सामने यूपी हुकूमत में रियासती वजीर अतुल गर्ग हैं, जो मौजूदा MLA भी हैं। चुनाव की रणनीति तो प्रियंका दीदी ने पहली भूमिका बना दी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, जहाँ जहाँ उनका पसीना बहेगा वहाँ वहाँ हमारा खून बहेगा, और जितनी भी उन्होंने जब वादे करे हैं उसको अगर मुझे जनता चुन के भेजती है, मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा विधानसभा के अंदर, उसको पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके से मैं जन सैलाब दीदी की मीटिंगों में और अन्य, आज मेरा अपना नॉमिनेशन का जो मेरा हवन हुआ था, मैं जिस तरह देख रहा था, तो मुझे लग रहा है कि आदमी की जो आस्था है वो कांग्रेस के प्रति बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि भाजपा हर मोर्चे में विफल रही है, केवल धर्म की राजनीति करी है, इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं करा। हम भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और पिछली बार 1,51,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो इस बार
पहले से अधिक वोटों से हमको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजा। कल विरोध भी कुछ हुआ है, उस पर क्या कहना चाहोगे? समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें थे, ना पूर्वांचल के लोग। 2012 में पूर्वांचल समाज हमारी साथ है, पूर्ण रूप से हमारे साथ। 2012 में अमरपाल जीते और 2017 में आप रिपीट हुए, अब दोबारा चुनौती उन्हीं के सामने, किस प्रकार से देखते हैं? मैं चुनौती नहीं मानता। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के लिए 14 जनवरी से पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो गया है, लेकिन अलीगढ़ में आज 4 दिन बाद पहला पर्चा नामजदगी बहुजन समाज पार्टी के छर्रा असेंबली हलके से उम्मीदवार तिलकराज यादव ने दाखिल किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल किया गया। सिर्फ एक गाड़ी में 3 अफराद ही जिला कलेक्ट्रेट तक गए। इस मौके पर तिलकराज यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मायावती के दौर में नज़्म नस्क और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ ही बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए आवाम के बीच आए हैं। अभी पता चल रहा है कि ये मेरा पहला नामांकन है। मैं आप सबसे और छर्रा विधानसभा की जनता से चाहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद देकर मेरा हौसला अफजाई करें और मुझे चुनाव जिताएं। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में शामिल रहूँगा। प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, महिलाओं की सुरक्षा है, ये सब चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी के जरिए आजाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद के हालिया तबसरे पर सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को दलित मुखालिफ बताते हुए बयान दिया। आज अलीगढ़ में लोहिया वाहिनी के रियासती सेक्रेटरी प्रशांत कुमार बाल्मीकि ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे लीडर अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए उन्हें दलित मुखालिफ बताया जा रहा है। चंद्रशेखर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जब हमारे लीडर ने उन्हें इत्तेहाद में शामिल करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्रेस हम इसलिए कर रहे हैं जो कि चंद्रशेखर रावण जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी को तंज कसा है कि दलित विरोधी हैं। ये बहुत ही गलत कहा है उन्होंने। वो दलित विरोधी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा संविधान को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खदेड़ने का काम कर रही है, ख़त्म करने का काम कर रही है, आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रही है। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। 2017 के पहले बल्दियाती इंतखाबात में 110 वार्डों में से 95 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी नहीं जीते थे। उसी तरह 2019 के इंतखाबात में डॉक्टर महमूद रहमानी को आपने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो भी हार गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी मैदान में इस बार आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, आइए बात करते हैं। हमारे साथ अनुज शुक्ला जी जो प्रत्याशी हैं आर्य नगर विधानसभा से, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश के लेवल की बात की जाए या कानपुर की बात की जाए तो किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता उनको समर्थन दे रही है, आप विश्वास मानिए कि केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में भी अपना परचम लहराएंगे। वादों की बात की जाए सर, वादों में जिस तरह से बिजली मुफ्त और भत्ते की कई उसमें आप लोगों के पार्टी ने वादे किए हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो तकरीबन 26 करोड़ है, तो कैसे वो मुमकिन होगा? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि वादे, हम वादे नहीं, हम संकल्प लेते हैं। आम आदमी पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जो भी संकल्प लिया है उसको जनता के सामने खरा उतारा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि किन मुद्दों के साथ और किन वादों के साथ वो चुनाव में आ रहे हैं। कानपुर से संदीप सरिता, न्यूज़ 18। जेडीयू ने बिहार में अपनी इत्तेहादी बीजेपी का यूपी में साथ छोड़ दिया है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी के रियासती जिम्मेदारों की कल लखनऊ में मीटिंग होगी। बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी से। सर,
उत्तर प्रदेश में आप लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन फेल हो गया। फिर क्या कारण रहा? नहीं, हमारी तरफ से तो आरसीपी सिंह जी निरंतर भाजपा के नेताओं से वार्ता में लगे गए थे। उनको अधिकृत भी किया गया था इस कार्य के लिए, और उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, नड्डा जी से और धर्मेंद्र प्रधान जी से, सभी लोगों से उन्होंने निरंतर चर्चा की, वार्ता की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश नहीं था। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम उन्होंने लिया जो उनके अलाई हैं, उसमें अपना दल और निषाद पार्टी थी, हमारी पार्टी का जिसमें जिक्र नहीं था। हमारी चुनाव की तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। 2017 में जब नीतीश कुमार जी यूपी के दौरे पर थे तो उनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी, लेकिन 2017 में हम चुनाव नहीं लड़े, यद्यपि हमें उसका पॉलिटिकल नुकसान अभी भी भुगतना पड़ रहा है। तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पार्टी की एक आवश्यक बैठक कल लखनऊ में होगी। ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ रितेश, न्यूज 18 दिल्ली। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।